नमस्ते दोस्तों, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम में। और आज मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ बेबी स्लीप के बारे में कि न्यूबॉर्न जो है वो कितने घंटे सोते हैं, कितना उनको सोना चाहिए। 0 टू 3 मंथ के बेबी के बारे में बेसिकली मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये 0 टू 3 मंथ का जो फर्स्ट 3 मंथ का फेज़ है वो कियांश के साथ काफ़ी स्मूथली निकाला है। मुझे बहुत कम दिक्कतें आई उसके स्लीप को लेकर के। तो मैंने सोचा चलो मैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूं कि मैंने कैसे ये जो फेज़ है 0 टू 3 मंथ का वो काफ़ी स्मूथली कैसे निकाला। तो मैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं ये स्टार्टिंग में ही बता दूं, बिकॉज इसमें पहले मैं बेबी के स्लीप के बारे में बताऊंगी कि उनको कितना सोना चाहिए, कैसे आपको सुलाना चाहिए, क्यों नहीं सो पाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर मैं आपको थोड़े सॉल्यूशन जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या किया इस 0 टू 3 मंथ के फेज को स्मूथली निकालने के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले बेबी स्लीप के बारे में, और आप भी ये जो 0 टू 3 मंथ का जो फर्स्ट 3 मंथ का डिफ़िकल्ट फेज़ होता है वो आप आसानी से निकाल पाएँ। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मैं और भी आगे आपके लिए अच्छे वीडियोज़ लेके आती रहूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा डराया गया था कि तुम सो नहीं पाओगे, बिकॉज़ मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है। तुम सो नहीं पाओगे क्योंकि न्यूबॉर्न जो होते हैं वो सोते ही नहीं हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है और वो बहुत परेशान करते हैं अपने स्लीप को लेकर के, रोते हैं, बहुत ज़्यादा फँसी रहते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी अपने प्रेगनेंसी के टाइम से ही, बिकॉज़ बहुत लोगों ने मुझे ये बातें कही थी। बट मैंने काफ़ी हद तक इसको मिथ साबित किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ी-सी डिफ़िकल्टीज़ मुझे भी आई पहले समझने में, बेबी को समझने में, उसके स्लीप पैटर्न को समझने में, बट मैं ये कहूँगी कि मैंने बहुत ही स्मूथली निकाला है ये 3 मंथ का फेज़ जो होता है, ये बहुत ही स्मूथली निकाला। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ बातें करनी है जिससे बेबी डेफ़िनेटली एक अच्छी स्लीप लेगा, एक अच्छा आपका जो ये 0 टू 3 मंथ का फेज़ है डेफ़िनेटली वो काफ़ी स्मूथली निकल जाएगा। और तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि न्यूबॉर्न को जो 0 टू 3 मंथ के बेबीज़ होते हैं उनको कितने घंटे सोना चाहिए। तो जनरली 0 टू 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं वो 18 से 20 घंटे सोते हैं। बट यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर रही हूँ कि हर बच्चा यूनिक होता है। अगर आपका बेबी थोड़ा कम सो रहा है, 16 से 18 घंटे सो रहा है या 17 घंटे सो रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट अगर वो बहुत कम सो रहा है, बिल्कुल नहीं सो रहा है, तो आपको अपने पैटर्न में, अपने स्लीप पैटर्न में, अपने रूटीन में, अपने घर के एनवायरनमेंट में थोड़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है, थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो 0 टू 3 मंथ का जो फेज़ होता है वो वैसे भी एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। आई मीन कि वो एक चेंज वाला फेज़ होता है। बेबी पहले वूम में था, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वो अब बाहर आ चुका है, ये दुनिया बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए ये एक चेंज है, बहुत ही बड़ा चेंज है। वो जब वूम में था तो उसे खाना नहीं खाना पड़ रहा, मतलब आई मीन फीड नहीं करना पड़ रहा था उसे। पी, पूप, डायपर, क्लॉथ्स, ये सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और वो पानी में था और बाहर वो पी कर रहा, पूप कर रहा, उसे भूख लग रही है, उसके साथ बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिसको वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी ये एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ को 3 मंथ तक लग जाते हैं। इसीलिए जो 0 टू 3 मंथ का फेज़ होता है इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। इस टाइम में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम पेरेंट्स को पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा फसी हो जाते हैं, हम खुद भी हो जाते हैं, हम खुद भी इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि अरे बच्चे सो क्यों नहीं रहे हैं, ये सो नहीं रहा, ये रो रहा है, इसको हो क्या रहा है, हमें कुछ पता नहीं हो पाता है। तो हमें अपने आप में पेशेंस रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा उसको स्टडी करो, थोड़ा टाइम दो, वो अपने आप ठीक होगा। वो खुद भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, खुद भी इस चेंज को अडॉप्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपका बेबी थोड़ा कम भी सो रहा है तो भी आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि बेबी जो 0 टू 3 मंथ के बेबीज़ होते हैं ये कितने नैप्स लेते हैं दिन में। तो ये 0 टू 3 मंथ का जो फेज़ है ये स्लीप ऑन डिमांड का फेज़ है। इसमें कोई नैप की कैलकुलेशन नहीं है। आप इस टाइम पे बेबी का रूटीन सेटअप नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ वो 18 से 20 घंटे तो सो ही रहा है। तो इसलिए उसका एक रूटीन सेटअप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और उसके नैप की कोई बात नहीं है। उसको जब नींद आ रही है तब वो सोएगा, और उसे जब उठना है तब वो उठेगा। और ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने बार सोना है, कितने टाइम सोना है। तो नैप आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, बट
इस टाइम के जो बच्चे होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं, 0 टू 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं, ये मैक्सिमम आपको 45 से 1 घंटे तक जागे रह सकते हैं। आपको इतनी ही देर उसको जगा के रखना है, इससे ज़्यादा उसको जगा के रखने की कोशिश मत कीजिए, इससे भी उसकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। ऐसा नहीं करना है कि अभी आप फ्री हुए हो, अब आपको बेबी के साथ खेलना है इसलिए आप उसको ज़्यादा टाइम जगा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब वो जाग रहा है आप तब उसके साथ एंजॉय कीजिए। उसके रूटीन के अकॉर्डिंग आपको अपना रूटीन सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज इस टाइम पे आप उसका रूटीन नहीं सेटअप कर सकते हो। उसको मैक्सिमम आप 45 से 1 घंटे तक जगा के रखो, उसके बाद उसको बैक टू स्लीप के पोजीशन में डालो, उसको सुलाने की कोशिश करो, बिकॉज सोना बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टाइम में उसका जो उसके अंदर के जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रहे होते हैं, ब्रेन डेवलप कर रहा होता है, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स डेवलप हो रहे होते हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा होता है। तो इस टाइम में उसका स्लीप जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसके स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसे हेल्प करना है अच्छी स्लीप के लिए। तो ये तो बात हो गई कि बेबी को कितने घंटे सोना चाहिए, कितने नैप लेना चाहिए, कितने टाइम तक जागे रहना चाहिए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि बच्चे सो क्यों नहीं पाते हैं। इनमें सबसे पहला जो रीज़न आता है वो है हंगर। यस, हंगर बहुत बड़ा रीज़न है बेबी के नहीं सो पाने का। न्यूबॉर्न जो होते हैं उनको अपनी थोड़ी सी पहली भूख के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वो उनके लिए जो भूख मिटाना, आई मीन लैच करना ही उनकी जो है बहुत बड़ी एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी को करने से वो बहुत जल्दी थकते हैं, और बहुत जल्दी थकते हैं तो वो फीड लेते टाइम ही सो जाते हैं। तो उनका पेट जो है वो खाली रह गया एंड वो सो गए। तो ऐसे में क्या होगा, उनको आधे घंटे बाद या फिर 10 मिनट बाद फिर से भूख लगती है और वो फिर से जाग जाते हैं। तो उनका स्लीप जो है वो हंगर की वजह से डिस्टर्ब हो रहा होता है। इस जगह पे आपको ये ऐसा करना है कि अगर बेबी को आप फीड करा रहे हो और वो सो रहा है फीड के दौरान ही, तो आपको उसको टिकल करना है, हल्का-हल्का उसको हैंड पे टिकल कर सकते हो, कान के पीछे हल्का-हल्का सा टिकल कर सकते हो, आप पैरों में उसको ऐसे-ऐसे कर सकते हो। इससे उसकी नींद खुलती है हल्की-हल्की और वो फिर से फीड लेता है। जनरल जो टाइम होता है फीड का, अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो 10 टू 15 मिनट ईच ब्रेस्ट, आपको दोनों ब्रेस्ट पे 10 से 15 मिनट लगाना है बेबी को। हंगर जो है ये बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों के नहीं सो पाने का। इसी हंगर का सेकंड पार्ट ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारी मदर्स के साथ ये इश्यू होता है कि उनको इनिशियली जो है ब्रेस्ट मिल्क सही से नहीं आ पाता है और बच्चा जो है वो लैच तो कर रहा है। तो अब वो जब शक कर रहा है, जब वो लैच कर रहा है, बेबी जब ब्रेस्ट लैच कर रहा है तो उसको थोड़ा-सा मिल्क मिल रहा है और उसके बाद उसको मिल्क नहीं मिल रहा है। हमें फ़ील हो रहा है कि हाँ, बेबी तो लैच कर रहा है, हमने 10-15 मिनट ईच ब्रेस्ट पे तो लगा लिया, बट हमारा जो मिल्क सप्लाई है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी वो डेवलप ही हो रहा है हमारा मिल्क सप्लाई, तो इस टाइम पे उसको अच्छे से मिल्क मिल नहीं रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इस जगह पे 2 बातें हो रही है। एक तो उसका पेट नहीं भर रहा, वो सक कर रहा है तो उसकी एक्टिविटी हो रही है एंड वो थक जा रहा है एंड सो जा रहा है और फिर थोड़े टाइम के बाद उठ जाएगा। सेकंड, इसके साथ क्या हो जाता है कि वो जब सक कर रहा है तो उसे मिल्क नहीं मिल रहा, बट वो एयर ले रहा है, हवा सक कर रहा है। तो वो हवा सक करने की वजह से उसको पेट में जो है वो गैस बन रही है। तो गैस से भी उसको प्रॉब्लम होगी, गैस की वजह से भी वो फिर से सो नहीं पाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि आपका मिल्क सप्लाई कैसा है। अगर बेबी फीड कर रहा है तो उसको मिल्क जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड जो रीज़न है बेबीज़ के नहीं सो पाने का वो है गैस। 0 टू 3 मंथ के बेबीज़ को बहुत ही ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है। जनरली हर बेबी के साथ ऐसा होता है कि वो इनिशियल 0 टू 3 मंथ के फेज़ में उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं गैस हो जाने के। उनकी एक्टिविटी नहीं हो रही, वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो कभी हवा से कर ले रहे हैं, आपने बर्प सही से नहीं कराया, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं गैस के हो जाने के। उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अभी डेवलप ही हो रहा होता है, वो 0 टू 3 मंथ में उनका डेवलप हो रहा होता है। तो वो जो भी फीड कर रहे हैं, मदर मिल्क ही ले रहे हैं या फिर कभी-कभी फ़ॉर्मूला ले रहे हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो अच्छे से खाना नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, जो भी वो फीड कर रहे हैं। मदर मिल्क हो या फिर फ़ॉर्मूला हो, फ़ॉर्मूला के साथ गैस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, मदर मिल्क को डाइजेस्ट करना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी रहता है।
तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी उनको गैस की प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आपने बर्प नहीं कराया फीड के बाद, तो इस वजह से गैस की प्रॉब्लम होती है। तो गैस के लिए आप सबसे आसान जो चीज़ है वो कर सकते हो। मैं इसको डेली सुबह शाम करती थी, वो था हींग का पेस्ट लगाना बेबी के टमी पे। वो हींग का पेस्ट कैसे बनाना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिए अगर आपको हींग का पेस्ट बनाना नहीं आता हो तो। हींग का पेस्ट उनके टमी पे लगाइए, उनके पेट को ठंडा रखने में वो काफ़ी हेल्पफुल है। हींग के पेस्ट से बेटर कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है बेबी के गैस को ठीक करने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने अपने एक और वीडियो में बताया हुआ है, आप उस गैस की प्रॉब्लम के लिए वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट जो रीज़न होता है वो बेबी के स्लीप के डिस्टर्बेंस में, वो है डायपर। आप कैसा डायपर पहना रहे हो, कैसी क्वालिटी का डायपर पहना रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। कितना कंफर्टेबल है वो, ये भी बहुत मैटर करता है। और जनरली बहुत से लोग हैं जो कि इनिशियल दिनों में कहते हैं, ऐसा बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि इनिशियल दिनों में बच्चों को जो है डायपर नहीं, क्लॉथ नैपी पहनाना चाहिए। तो क्लॉथ नैपी जब आप पहना रहे हो तो आप खुद सोचो कि बच्चा एक बार भी अगर पी कर रहा है, पूप की तो जाने दो आप, अगर वो पी भी कर रहा है एक बार तो भी वो जाग जा रहा है, बिकॉज नैपी उसकी गीली हो जा रही है एंड वो जाग जा रहा है, तो उसका स्लीप ब्रेक हो रहा है। अब वो उसको बैक टू फिर से स्लीप में जाने में टाइम लग रहा है, तो उसकी स्लीप ब्रेक हो जाती है नैपी गीली होने की वजह से। मैंने जो है कियांश को डे 1 से डायपर पहनाया है, एक अच्छी क्वालिटी का डायपर पहनाया है। उससे उसको रैशेज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जनरली लोग रैशेज़ के डर से ही डायपर नहीं पहनाते हैं बच्चों को, बट आप थोड़ा-सा अगर ध्यान रखते हो तो रैशेज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। एक अच्छा-सा रैश क्रीम लो, उसको पहले से अप्लाई करो, रैशेज़ बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छे से डायपर में इन्वेस्ट करो, एक अच्छा सा रैश क्रीम लो एंड डायपर पहनाना शुरू करो अपने बेबी को। उससे भी उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तो वो एक अच्छी स्लीप ले पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंफर्ट। बेबी का कंफर्ट लेवल कैसा है। कंफर्ट से मेरा मतलब है कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपने उसको कैसे कपड़े पहना रखे हैं, घर रूम का टेम्परेचर कैसा है, आसपास कितनी शोरगुल आवाज़ें कितनी हो रही हैं, इन सारी चीज़ों से मेरा मतलब है उसके कंफर्ट का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसी तो दूर की बात है, वो फ़ैन भी नहीं चलाते हैं इस डर से कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी। बट आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में भी बच्चे को नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी बच्चे को नहीं रखना है। एक रूम का एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखो। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी उसको डिस्कम्फर्ट होगा, वो नहीं सो पाएगा। बहुत ज़्यादा ठंड भी अगर आपने कूल भी बहुत ज़्यादा कर दिया है रूम को, तो उससे भी उसको डिस्कम्फर्ट होगा एंड वो नहीं सो पाएगा। तो आप थोड़ा-सा उस चीज़ का ख़्याल रखो कि रूम का टेम्परेचर आप मेंटेन करो। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है वो कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनाओ अपने बेबी को, कॉटन के कपड़े पहनाओ, बहुत ही अच्छे होते हैं। न्यू डेज़ में आपको कोई और फैब्रिक का कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस है। कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं बच्चों को, तो आपको वही पहनाने चाहिए। आप उसको वेदर के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कपड़े भी पहनाओ। उसके कंफर्ट लेवल का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। उसको कंफर्टेबल फ़ील होगा तो वो खुद ही सोएगा। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा शोरगुल ना हो रहा हो। अब बच्चा सो रहा है उस रूम में, आप उसी रूम में बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहे हो, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे हो, उससे भी उसको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। थोड़ा-सा एनवायरनमेंट को काम रखने की कोशिश करो। आप एनवायरनमेंट को जितना काम रखोगे, बच्चा उतना रिलैक्स और उतना ही सेफ़ फ़ील करेगा एंड वो डेफ़िनेटली एक अच्छी स्लीप ले पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से न्यूबॉर्न नहीं सो पाते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ सॉल्यूशन शेयर करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँ। सबसे पहला मेरा टिप है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है स्वस्थल। स्वस्थल जो है एक मैजिक ट्रिक है बेबी को सुलाने का। मैं अभी तक कियांश को स्वस्थल करके सुलाती हूँ नाइट के टाइम में। इनिशियली मैं उसको डे में भी स्वस्थल करती थी, जब वो 1.5 महीने तक मैंने डे में भी उसको स्वस्थल करा है। बट उसके बाद धीरे-धीरे मैंने डे के टाइम में स्वस्थल करना बंद किया, बट नाइट में स्वस्थल मैं उसको अभी भी करती हूँ। स्वस्थल करके सुलाना ये बहुत ही सही अच्छा तरीका है बेबी को एक अच्छी स्लीप देने का। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। जब बेबी वूम में था तो काफ़ी कोज़ी एनवायरनमेंट में था, वो इस ढंग से होते हैं, काफ़ी कोज़ी फ़ील करते हैं और काफ़ी सेफ़ फ़ील करते हैं। और जब वो बाहर आते हैं और वो खुले में ऐसे ही आप जब उसको सुलाते हो, उसके हाथ-पैर इधर-उधर होते हैं, तो उनको
वो कंफर्ट लेवल नहीं मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो कभी कभी सेफ भी फील नहीं करते हैं। तो उनको वो सेफ इन्वायरमेंट देने के लिए आप उसको स्वॉडल करते हो, बिकॉज जब आप स्वॉडल करते हो बेबी को तो वो वही वूम वाली उनको फीलिंग आती है, उनको फिर से लगता है वो अपने उस इन्वायरमेंट में चले गए हैं, फिर से अपने आप को उस इन्वायरमेंट में फील करते हैं एंड सेफ फील करते हैं एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी आप बेबी को स्वॉडल करते हो तो वो काफ़ी रिलैक्स होकर सोते हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है वो ये है कि बेबी की स्लीप को कभी डिस्टर्ब मत करो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 1.5 से 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना चाहिए। जो 0 to 3 मंथ के बच्चे होते हैं उनको 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम में फीड कराना चाहिए। इसी डेडलाइन को पूरा करने के लिए कि नहीं मुझे तो 1.5 से 2 घंटे में फीड कराना है, बच्चे को उठाते हैं नींद से और फिर फीड कराते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग वो सही तरीका नहीं है। उससे बच्चे की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फिर से उसको स्लीप सोने में थोड़ा टाइम लग जाता है, दिक्कत होती है। तो आप बच्चे के स्लीप के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर बच्चा 1.5 से 2 घंटे में नहीं उठा है, वो 3 घंटे से 4 घंटे तक भी एक लगातार सो रहा है तो कोई बात नहीं है। 4 घंटे से ज़्यादा अगर हो गया है उसे सोए हुए तो आप डेफिनेटली उसको चेक कीजिए, उसको उठाइए एंड उसको फीड कराइए। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है मसाज। मसाज जो है बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं एंड वो बहुत अच्छी नींद आती है उनको मसाज के बाद। ये आप तो किसी भी मॉम से अगर आप पूछोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बच्चे के सोने के लिए, तो वो यही कहेंगे कि आप बच्चे को मसाज करो, उसके बाद उसको नहलाओ, वो अच्छे से रिलैक्स होकर सो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को एक अच्छी स्लीप देने का। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको एक रूटीन सेटअप करना है। बेबी का रूटीन सेटअप नहीं हो पाएगा, मैंने ये पहले ही बोल दिया है। आपको यहाँ पे खुद का रूटीन सेटअप करना है, बिकॉज बच्चा जो है वो मैक्सिमम टाइम सो रहा है, तो आप अब उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेटअप करो। बेबी को कंप्लीट उठने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, उससे पहले वो थोड़ी सी आवाज़ें निकालेगा, थोड़ा सा कोशिश करता है कि हाँ अब वो उठने वाला है। भूख के जो इशारे होते हैं, बच्चों के जो साइंस होते हैं वो दे रहा है, हंगर साइन दे रहा है वो आपको। तो उस टाइम पे आप अवेलेबल रहो उसके पास। ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे उसके पास अवेलेबल ही नहीं हो तो बच्चा जो है वो 1-2 मिनट के बाद कंप्लीटली उठ गया, वो रोना शुरू कर चुका है, तो उसकी स्लीप जो है वो ब्रेक हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो अब उसको फिर से स्लीप में जाने में टाइम लगेगा। अगर आप बॉटल फीड करा रहे हो तो बॉटल्स वगैरह पहले से तैयार करके रखो, पहले से उसको स्टरलाइज करके रखो। गर्म पानी आप एक मिल्टन का जो फ्लास्क आता है उसमें आप रख सकते हो, ताकि आप जब बच्चा वो साइन दे कि वो अब उठने वाला है, उससे पहले आप उसके लिए मिल्क तैयार कर लो। तो इस ढंग से आप उसके साथ एक रूटीन सेटअप कर सकते हो अपना, ताकि उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज हमें बेबी का नींद जो है इस टाइम पे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी बेबी के स्लीप को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेल्स ऑफ ए मॉम। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।